नमस्कार, मैं हूं रौनक और आपका स्वागत करता हूं द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। यहां आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक्चुअल में क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका यूज क्या है, यही सब हम लोग जानेंगे। और ये कोई भारी भरकम सब्जेक्ट नहीं, इसमें मात्र 5 यूनिट हैं और वो भी आसान से। ये एक्चुअल में अगर आप इंटर करके आए हैं तो आपके लिए तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आपने जितना पढ़ा है फिजिक्स उसका एक बस ये छोटा सा कोना वाला हिस्सा है। और अगर आप 10 करके आए हैं तो बस आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस सब्जेक्ट में से हम आपको मदद करेंगे आपके सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग बनाने में, जीरो से हीरो बनाने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास ये 5 यूनिट है। पहला यूनिट है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, यानी कि इसमें आपको इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि इसमें जो आने वाले छोटे छोटे टर्म्स हैं, मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह क्या होते हैं, टाइम क्या होता है, स्पेस क्या होता है, फोर्स कैसे काम करता है, उसके बारे में आप यूनिट 1 में जानेंगे। यूनिट 2 में आप जानेंगे कि यदि आप फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पे तो वो फोर्स उस पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम कहते किसको हैं, इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, इसकी जानकारी आपको मिलेगी यूनिट 2 में। आपको सिंपल इंट्रोडक्शन करा दूं तो अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो बॉडी स्थिर है, ना वो घूम रही है ना वो मोशन कर रही है, तो उस स्थिति को कहते हैं इक्विलिब्रियम। आखिर आप जब इसे डीप में थोड़ा सा जानेंगे तो ये और भी टाइप के होते हैं जो हम जब इसका स्टडी करेंगे तब आपके साथ डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में आपको मिलेगा फ्रिक्शन। जाहिर सी बात है फ्रिक्शन से आप सब लोग परिचित होंगे। आप अपने हाथ को रब करके देखिए, थोड़ी देर में वो हिट हो जाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ही होते हैं। आप जमीन पे चल पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो इस दुनिया में तो शायद चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, हम यहाँ पे लिख भी नहीं पाएंगे विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही लिख पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। तो जाहिर सी बात है आप फ्रिक्शन में पढ़ेंगे यूनिट 3 में, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 है सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब ये फिजिक्स के सारे लॉ जो हैं न्यूटन साहब के दिए हुए हों या फिर और भी बहुत सारे लॉ जो हैं फिजिक्स के, वो लगभग सभी एक पार्टिकल पे वैलिड होते हैं, सिर्फ एक कण के लिए वैलिड होते हैं। अब यदि हमारे पास एक इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जैसे कार है, बस है, ट्रक है, हमारी खुद की बॉडी है, बिल्डिंग है, आप अपनी आंखों से जो इतने भी चीज़ें देख रहे हैं वो पार्टिकल तो है नहीं। तो अब इसकी स्टडी के लिए, उस फिजिक्स के लॉ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक चैप्टर आता है सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअल में हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें तो यदि मान लिया जाए कोई बॉडी है, जैसे मान लिया जाए स्टैंडर्ड शेप का है, ये स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, इस तरह का शेप का अगर है तो इसका सेंट्रॉयड तो जाहिर सी बात है सेंटर पे ही लाई करता है। लेकिन यदि आपको इरेगुलर शेप का कोई दे दिया जाए कोई शेप, अब बताइए इसका सेंट्रॉयड कहाँ पे होता है। इसके डायमेंशंस अलग अलग हैं, हमेशा वेरी कर रहा है, इधर से देखिए तो कहीं पे कुछ है। तो इस तरह के बॉडी का सेंट्रॉयड आप कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है। हो सकता है कि कभी कभी 2-3 तरह के ऑब्जेक्ट, 2-3 तरह के शेप वाले ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका क्या होगा। तो इस तरह से कैसे निकाला जाता है, 2 तरह के ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया जाए तो। हालांकि आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट को ही जोड़ा है, 2 से अधिक को नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने का मतलब कि धरती किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको हम इमेजिन करके अपने सारे फिजिक्स के लॉ अप्लाई कर सकते हैं, उस पॉइंट को फाइंड करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई वस्तु पानी में है, डूब रही है, उस पर बायंसी फोर्स लग रहा है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या लेना देना है, इस सब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको यूनिट 4 में मिलेगा। और यूनिट 5 में सिंपल लिफ्टिंग मशीन। जाहिर सी बात है आप इंजीनियर बनने वाले हैं तो आपको मशीनों से लगाव होगा, और जब आप कभी भारी भरकम सामान उसके साथ काम करना रहे तो आप खुद तो अपने हाथ से उठा नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आपको मशीन लगेगी। और लिफ्टिंग का मतलब होता है उठाना, सिंपल लिफ्टिंग मशीन, यानी कि सिंपल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, उठाने वाला मशीन, सामान उठाने वाला मशीन। जैसे आप लोग देखे होंगे क्रेन वगैरह, क्रेन से बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी आसानी से उठा लिया जाता है। वो क्यों उठ जाता है उतनी आसानी से, उतनी भारी भरकम, जैसे कि स्टील का गर्डर हो सकता है, कहीं पे अगर आप देखे होंगे पुलिया बन रहा होगा तो प्री कास्ट किया हुआ, पहले से ढलैया करके रखा हुआ कंक्रीट का जो गर्डर होता है उसे ला के कॉलम पे रख दिया जाता है क्रेन की मदद से। उतने भारी गर्डर को क्रेन क्यों उठा लेती है आसानी से, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन में। यानी कि टोटल मिला के ये सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग होने वाला है और छोटा भी है, जाहिर सी बात है। आपके 100 नंबर के जो होंगे ये सब्जेक्ट होगा, इसमें से 70 के एग्जाम एक्सटर्नल और 30 आपके इंटरनल कॉलेज से मिलने वाले रहेंगे, जिसमें भी 20 नंबर का एग्जाम होगा और 10 नंबर
आपके टीचर देंगे अपने हाथ से। तो यानी कि 70 और 20 ये आपका एग्जाम होने वाला रहेगा, यानी कि टोटल 90 नंबर के लिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप आसानी से 90 में 80 स्कोर्स कर सकते हैं। आप अगर रेगुलर क्लास करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आप इस सब्जेक्ट के मास्टर हो जाएंगे और इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा आपको। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैकेनिक्स में और क्या क्या पढ़ना है। यह है हमारे पास सिलेबस इसका, जिसके पहले यूनिट में हमारे पास है सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि इसका मतलब क्यों पढ़ते हैं, क्या है इसके अंदर पढ़ना, यही सब जानेंगे। उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स कहने का मतलब कि पढ़ने के बाद कहीं तो अप्लाई करते होंगे ना, तो वैसा मैकेनिक्स जो अप्लाई किया जा सके उस मैकेनिक्स के बारे में यहाँ बात की जा रही है। हमने आपको स्टैटिक्स में ही बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक फिजिक्स का पार्ट है। तो फिजिक्स का ही एक पार्ट है मैकेनिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। अब वो ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु या तो रेस्ट में रहेगी या मोशन करती हुई रहेगी, तो हम लोग रेस्ट और मोशन दोनों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यहाँ किसी बॉडी के रेस्ट एंड मोशन के स्टेट को पढ़ा जाता है, फोर्स लगाने के बाद उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको पढ़ा जाता है। आपके इसमें थोड़े बहुत मेजरमेंट्स को पढ़ना है, यूनिट एंड मेजरमेंट। जाहिर सी बात है आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि फोर्स नापने के लिए यूज करते हैं ऐसा यूनिट न्यूटन का, मास नापते हैं किलोग्राम में। इसी तरह से जो भी डिस्टेंस मापते हैं, लेंथ मापते हैं मीटर में, समय मापते हैं सेकंड में। इस तरह से इसके बारे में कुछ जानकारी जो कि फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट, यानी कि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रही है उसके कारण इस बॉडी पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका शेप चेंज होगा, क्या इसका साइज चेंज होगा, क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा, क्या ये मोशन करने लगेगा, क्या ये रुका हुआ रहेगा, इस सब के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है। फोर्स लगता है तो अगर बाई दी में बहुत सारे फोर्स एक साथ लग रहे हों तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर सारे फोर्स एक लाइन में लग रहे हों तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और फोर्स लग रहा हो अगर एक फोर्स, तो इससे जब हम मतलब इसका रिजोल्यूशन करते हैं, यानी कि इस फोर्स को दो पार्ट में तोड़ते हैं। हालांकि आखिर आप आगे आप पढ़ेंगे, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपके साथ यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। उसके बाद है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई बॉडी है उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या वो मूव करना शुरू कर दी या घूमना शुरू कर दिया। जैसे अर्थ घूम रही है ना अपने एक्सिस पे, इस तरह से, तो यानी कि इसको इक्विलिब्रियम में कहेंगे क्या। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इसको इक्विलिब्रियम में कहेंगे, या फिर स्थिर है तब उसको इक्विलिब्रियम में कहेंगे। यानी कि इस सब के बारे में आप लोग को यहाँ पढ़ना होगा। फ्रिक्शन से आप लोग परिचित हैं। ये मान लिया जाए कि अगर आपकी पढ़ने वाली टेबल है, इस टेबल पे आप अपना बुक रखिए, उस बुक के ऊपर एक और बुक रखिए। अब आप ऊपर वाले बुक को पुश करने की कोशिश करिए जेंटली अपने फिंगर से। आप पाएंगे कि कुछ समय तक जब आप बहुत कम अमाउंट में फोर्स लगा रहे थे तो वो पुश होती नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा सा अपना धकेलने वाली जो ताकत होती है ना, जिसको फोर्स कहते हैं, आप फोर्स थोड़ा सा बढ़ाइए। जब आप फोर्स बढ़ाएंगे तो एक समय के बाद वो आसानी से उस बुक के ऊपर स्लाइड करने लगेगी। नीचे वाली बुक भी स्लाइड करती, हो सकता है टेबल से नीचे गिर जाए। तो आखिर ऐसा क्या था जो स्टार्टिंग में जब हम कम फोर्स लगा रहे थे तो उसे रोक कर कौन रख रहा था, वो एक दूसरे के ऊपर फिसल क्यों नहीं रही थी। तो इसी का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण नहीं फिसल रही थी, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक यूनिट पूरा फ्रिक्शन के ही बारे में है, जो कि काफ़ी आसान है। सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपको बता दिया। सिंपल लिफ्टिंग मशीन आप जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आया कहाँ से, इसके और कितने कितने ब्रांचेज हैं उसको हम देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो अप्लाइड फिजिक्स का ही एक पार्ट है, यानी कि ये फिजिक्स से आया है। अब फिजिक्स में इसके भी दो पार्ट होंगे, इसके भी आपको दो पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट मिलेगा जो सॉलिड के बारे में पढ़ना रहेगा, एक पार्ट जो रहेगा वो सॉलिड के बारे में पढ़ना रहेगा, और एक पार्ट जो रहेगा वो फ्लूइड के बारे में पढ़ना रहेगा। तो सॉलिड वाले को कह देते हैं सॉलिड मैकेनिक्स, और फ्लूइड वाले को कह देते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड किसको कहते हैं, आसानी भाषा में, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो पानी, तेल, ये जो है ये सब फ्लूइड में आएंगे। गैस
हवा, ये सब फ्लूइड में आएंगे जो आसानी से अपना शेप बदल लेते हैं, वॉल्यूम नहीं बदलते, शेप बदल लेते हैं। सॉलिड उसको कहेंगे जो अभी ये सब मेरे हाथ में जो है स्केच पेन, ये सब सॉलिड का एग्जाम्पल हो सकते हैं। हाँ, तो सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स को वहाँ पे एंड करते हैं और वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा आगे आने वाले सेमेस्टर में, हो सकता है 3rd 4 5 कहीं पे मिले। सॉलिड, इसमें आपको 2 पार्ट मिलेंगे, ठीक है। सॉलिड 2 तरह के होते हैं। हो सकता है आपने जैसे मान लिया जाए आपके पास होगा एक आपका पेन ही हो गया, वो सॉलिड है। अब पेन को आप थोड़ा सा प्रेस करके देखिए, क्या वो उसे आप आसानी से प्रेस कर पा रहे हैं? आप उसे मोड़ करके देखिए, क्या आप उसे मोड़ पाते हैं? नहीं। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स अगर लगाएं उस पर, तो एक फोर्स की लिमिट क्रॉस करने के बाद आप उसे मोड़ पाएंगे, यानी कि डिफॉर्म कर पाएंगे। डिफॉर्म करने का मतलब उसका आकार चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ सॉलिड मैकेनिक्स में 2 पार्ट मिलेंगे, एक जिसको आप डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और एक वैसा मिलेगा जिसे आप डिफॉर्म नहीं कर सकते, आप चाहे कितना भी अमाउंट का फोर्स लगा लीजिए, ठीक है। जैसे आप अपने कमरे के दीवारों को लीजिए, आप अपने कमरे पे फोर्स लगा के दिखाइए, क्या आप दीवार को 1 mm भी हिला पाते हैं? नहीं हिला पाएंगे, क्योंकि वो है रिजिड। क्या है? रिजिड, सही। अब रिजिड उसी बॉडी को कहेंगे जिसपे आप फोर्स लगाएं और उसका शेप चेंज ही ना हो। एक्चुअल में इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो परफेक्टली रिजिड हो, क्योंकि परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हाँ, इसके बारे में डिटेल में स्टडी आप, और जब अंदर हम लोग इसके बारे में स्टडी करते रहेंगे ना यूनिट्स में, तो जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप यही समझिए कि उस बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं, जिसपे फोर्स लगाएं तो अपना शेप साइज कभी नहीं चेंज करेगा। फोर्स चाहे कितनों बड़ा अमाउंट में लग रहा हो, हालांकि आप कितनों बड़ा मशीन से फोर्स लगा रहे हो, वो चेंज नहीं होगा। उसको कहते हैं आइडियल, एकदम रिजिड। यह है डिफॉर्मेबल, जिससे आप आसानी से शेप चेंज करवा सकते हैं। जैसे पेंसिल से लिखने के बाद जो मिटाने वाला रबड़ होता है, आप उसको देखिए, आप उसको प्रेस करेंगे तो वो आसानी से डिफॉर्म होगा, ठीक है। अब डिफॉर्मेबल बॉडी और रिजिड बॉडी में भी 2 तरह की चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। रिजिड में आपको मिलेगा 2 पार्ट, डिफॉर्मेबल में भी आपको मिलेगा 2 पार्ट, ठीक है। डिफॉर्मेबल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, रिजिड में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, ठीक है। डिफॉर्मेबल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इलास्टिक थ्योरी, प्लास्टिक थ्योरी, ठीक है। आप लोग हालांकि शायद कभी इसका नाम सुने होंगे, इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी का। इलास्टिक बॉडी किसको कहते हैं और प्लास्टिक बॉडी किसे कहते हैं? अब चूंकि ये डिफॉर्मेबल का 2 पार्ट है, तो जाहिर सी बात है इसमें डिफॉर्मेशन से रिलेटेड ही कुछ होगा। तो इलास्टिक कब कहेंगे किसी बॉडी को और प्लास्टिक कब कहेंगे किसी बॉडी को, यहाँ पे सारा खेल इसी का है। यानी कि यदि इलास्टिक बॉडी के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं तो इलास्टिक थ्योरी काम आएगा, प्लास्टिक बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लास्टिक थ्योरी काम आएगा। तो इलास्टिक बॉडी किसको कहते हैं? तो देखिए, जाहिर सी बात है, आप किसी भी वस्तु पे आप फोर्स लगाएंगे, जब आप फोर्स लगाएंगे तो उस वस्तु का शेप चेंज होगा। हमने एक बार पहले भी बताया, जब रिजिड बॉडी के बारे में बता रहे थे, तो हमने बताया था कि दुनिया में ऐसी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती जो डिफॉर्म ना हो। हाँ, हमें नजर नहीं आता हो, ये अलग बात है। कहने का मतलब कि रिजिड बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होता तो है, लेकिन नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल ही नहीं होता, हम लोग यूं कह सकते हैं कि उसको कंसीडर ही नहीं करते। अगर हम स्टडी कर रहे हैं रिजिड बॉडी की, तो हम वहां होने वाले डिफॉर्मेशन को कंसीडर ही नहीं करेंगे। डिफॉर्मेशन तो जाहिर बात है नेग्लिजिबल ही होगी। जैसे आपके घर का बीम है, ये मान लिया जाए अभी ये स्केच पेन है, हम इसे प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करने के बाद क्या इसका शेप थोड़ा सा भी चेंज नहीं हो रहा? हो रहा होगा, हमें नजर नहीं आता, तो जाहिर सी बात है हम उसको रिजिड कह देते हैं, ठीक है। तो अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है और हमने फोर्स हटा लिया, यानी कि जब हम प्रेस कर रहे थे फोर्स हटा लिया और वापस वो अपने शेप में आ गया, तो उसे कहेंगे इलास्टिक बॉडी। और इलास्टिक बॉडी की स्टडी को इलास्टिक थ्योरी में पढ़ते हैं। प्लास्टिक किसको कहेंगे भैया? तो प्लास्टिक उसको कहेंगे कि यदि किसी वस्तु पे आपने फोर्स लगाया और फोर्स हटाने के बाद
वो जो डिफॉर्म हुआ था उसका शेप ना, वो वापस आया ही नहीं। जब वापस नहीं आया तो उसको कहते हैं प्लास्टिक। जैसे गूथा हुआ आटा एग्जाम्पल में ले लीजिए। आज शाम को जब रोटी बनाने के लिए मम्मी आटा गूथे ना, तो उसे देखिएगा डिफॉर्म करके। आप थोड़ा सा अपना हाथ धो के उस आटे पे ना अपना उंगली प्रेस करके देखिए, उसका शेप बिगड़ जाएगा। अब आप उंगली हटा के देखिए, क्या वो वापस से गोल बन जाता है? नहीं बनेगा। अगर वो नहीं बन रहा तो वो प्लास्टिक है, अगर बन जाता है तो वो इलास्टिक है। ठीक है, तो इलास्टिक प्लास्टिक आप समझ गए। स्टैटिक डायनेमिक्स पढ़ लेते हैं। यहाँ रिजिड बॉडी का ये दो पार्ट है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। तो यहाँ आप लोग को मिलेगा एक जो रेस्ट में है और एक जो मोशन में है। ठीक है, तो रेस्ट के बारे में अगर कोई ऐसी वस्तु है जो रेस्ट पे है तो यहाँ हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। कोई ऐसी वस्तु है जो मोशन कर रही है, भैया हम जब भी किसी वस्तु पे फोर्स लगाएंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरा खेल ही है किसी वस्तु पे फोर्स लगाना और उसको पढ़ना। तो जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाए, बाय द वे वो रेस्ट में ही रह गया, वो मूव भी नहीं कर रहा, वो घूम भी नहीं रहा, तो उसके बारे में जितनी स्टडी है वो स्टैटिक्स में है। भैया वो घूम रहा है, हो सकता है चलने लगा, चलते चलते एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गया, तो उसको पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। ठीक है, स्टैटिक्स में रेस्ट पे रहेगा, डायनेमिक्स में मोशन में रहेगा। फिर आप आगे पढ़ते हैं डायनेमिक्स के दो पार्ट। ठीक है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब यहां तो रेस्ट पे था, इसका खेल खत्म हो गया। रेस्ट का खेल खत्म, मोशन का खेल शुरू होता है। मोशन हो रहा है तो किसी न किसी फोर्स के कारण हो रहा होगा ना, कोई तो एक्सटर्नल एजेंट होगा जो मोशन करवा रहा होगा उसे। बिना एक्सटर्नल एजेंट के तो मोशन होता नहीं है। तो अब काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है और काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ना है? तो मोशन करवा कौन रहा है, अगर इसके साथ पढ़ना है तो काइनेटिक्स में आइए। अगर मोशन कौन करवा रहा है इसके बारे में आपको टेंशन ही नहीं लेनी तो आप काइनेमेटिक्स में आइए। तो यानी कि काइनेमेटिक्स में आप लोग कॉज के बारे में नहीं पढ़ते, यहाँ कॉज के भी बारे में पढ़ते हैं। तो इसे रहा आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। और हम लोग जब इसके बाद का जो क्लास लेंगे उसमें स्टार्ट कर देंगे यूनिट 1 से पढ़ना। छोटे छोटे टर्म्स है उसके बारे में जानते रहेंगे और हम आपको लिखवाते रहेंगे, आप लिखते रहिएगा और आसान भाषा में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। जुड़े रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।